नमस्कार, द एडिटर्स टॉक में आपका स्वागत है। आज हम जिस मेहमान से रूबरू होने जा रहे हैं वो राजनीतिक परिवार से तो हैं, पर राजनीति में वैसी दिलचस्पी उनकी नहीं थी। ईश्वरीय आघात कह लें या परिस्थितियाँ कि उनको अचानक राजनीति के मैदान में, वो भी सीधे चुनाव के माध्यम से उतरना पड़ा और उस चुनाव के बाद अगले चुनाव में वापस उन्होंने अपने परिवार की राजनीतिक विरासत के लक्ष्य को हासिल किया और आज वो मध्य प्रदेश विधानसभा के युवा विधायकों में से एक हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड की माटी के सपूत पृथ्वीपुर विधानसभा से विधायक नितिन सिंह राठौर जी की। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। चूँकि आपके पिताजी राजनीति में थे, बजेंद्र सिंह राठौर जी जी, उस क्षेत्र के कद्दावर नेता थे, कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी रहे जी, और कोरोना में जो आपके परिवार पर जो विपदा आई वो भी है। पर आपने सोचा था कि इस तरीके से राजनीति में आएंगे? मन में ख्याल सोचा तो था कि पता नहीं क्या परिस्थितियां हों, क्योंकि राजनीतिक परिवार से आता हूं, लेकिन इस तरीके से आऊँगा ये नहीं सोचा था। क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से ही पूरे परिवार ने, हम सब संगठित परिवार हैं, तो सब ने यही तय कर रखा था कि घर से एक ही लीडर होगा जो सक्रिय रहेगा और बाकी सब सहयोग करेंगे। और राजनीतिक शुरुआत मैं समझता हूँ हमारे जो दादाजी थे वो राजनीति में आए, वो लगातार कई वर्षों जनपद अध्यक्ष वहाँ पर रहे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और उनके निधन के बाद स्वर्गीय पिताजी पॉलिटिक्स में आए, वो जनपद के अध्यक्ष रहे, फिर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, फिर तमाम पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे और फिर 5 बार विधायक बने, मंत्री भी बने। और उनके निधन के बाद मैं पॉलिटिक्स में आया। तो ये तीसरा इस तरह का क्रम हमारे परिवार में है कि इस तरह से एंट्री हुई। ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसी परिस्थिति आएगी, क्योंकि ऐसा लगता भी नहीं था। क्योंकि हमारे परिवार में जिसको कहना चाहिए सबसे अगर अच्छी इम्यूनिटी किसी की थी वो भी हमारे पिताजी की थी। सबसे ग्राउंड लेवल पे सबसे जुड़े रहते थे और ऐसी परिस्थिति थी नहीं। पर वो कहते हैं किस्मत में जो होता है, अचानक वो छोड़कर गए और फिर परिस्थितियां बनी। और कमलनाथ जी उस वक्त हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे और माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी और सभी लोगों ने ये तय किया कि चुनाव लड़ना है। तो चुनाव लड़ा। उस उपचुनाव के नतीजे पक्ष में नहीं आए। क्यों नहीं आए आप सबको मालूम है। मैं उस पर भी सवाल करूंगा, लेकिन आपने जो बात कही कि पारिवारिक अनुशासन जो था कि परिवार से एक ही व्यक्ति राजनीति में रहेगा, ये अनुशासन आपके दादाजी ने ही बनाया होगा स्वाभाविक रूप से? नहीं, दादाजी के वक्त भी वो थे, फिर पिताजी रहे, सारे लोग, सारे जो भाई कजिन सब संगठित थे। और खुशी की बात है कि आज भी पिताजी के जाने के बाद भी हमारे जो चाचा हैं, बड़े चाचा हैं, सब लोग हैं और हमारे और तमाम भाई लोग हैं, हम सब भी संगठित हैं। और अभी भी यही तय है कि परिवार से एक ही लीडर होगा। तो अभी मैं अगर एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ तो आज की तारीख में परिवार में मैं ही एक्टिवली पॉलिटिक्स में हूँ। बाकी सब सहयोग में हैं, बड़ों का आशीर्वाद है, जो हमारे भाई लोग हैं वो सब सहयोग करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है जो आज के समय में मुश्किल होती, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक ये चीज़ मेंटेन है। और हम सभी लोग, परिवार के सभी लोग, मैं अगर क्षेत्र में नहीं भी हूँ तो परिवार का कोई ना कोई सदस्य, हमारे भाई, हमारे चाचा या कोई ना कोई क्षेत्र में उपस्थित रहता है, कोई ना कोई जाता है। तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा, जब आप इस राजनीति में नहीं थे, खासकर पारिवारिक दायित्व वाली जो राजनीति में नहीं थे, तो आप किस काम में ज़्यादा रुचि रहती थी आपकी? राजनीति में नहीं था तो बिल्कुल पढ़ाई अपनी कंप्लीट करने के बाद व्यवसाय में भी था। और व्यवसाय के साथ साथ आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई राजनीति में एक्टिवली नहीं था, लेकिन हम सब सहयोग के रूप में स्वर्गीय पिताजी अक्सर जो क्षेत्र के निमंत्रण होते हैं, क्षेत्र में गमियाँ हो जाती हैं, उसमें कहीं ना कहीं भेजते रहते थे। लेकिन स्वर्गीय पिताजी की पॉलिटिक्स मैंने जब से अपने बचपन से देखी, उन्होंने हमेशा सबको समान भाव से देखा। हमारे यहाँ आज भी जो हमारा कार्यालय बाहर है उसमें सारे लोग, कभी कोई फ़र्क नहीं, सब बराबरी से शुरू से बैठते मैं देखता आ रहा हूँ और आज भी वही मेंटेन है। और लोग प्रेम के साथ, चाहे किसी भी समाज के हों, बुजुर्ग हों, नौजवान हों, माताएं बहनें हों,
जिस तरह से मैं देखता था कि स्वर्गीय पिताजी से प्रेम से मिलती, तो मुझे बड़ा उसमें अच्छा भी मन में एक अच्छा एहसास होता था, क्योंकि भले ही आप पॉलिटिक्स में एक्टिवली ना हो, लेकिन जब मैं देखता था कि किस तरह से जुड़ाव एक पारिवारिक रूप से स्वर्गीय पिताजी का है, तो कहीं ना कहीं ये भाव आता था कि ये अगर दिल से कोई चीज़ की कर रहे हैं स्वर्गीय पिताजी, तो उसका ऑपोजिट रिएक्शन भी जनता से होता था। और वही कारण है कि लगातार जब शुरू में वो 2 बार विधायक निर्दलीय जीते, तो एक बार 45,000 जीते, एक बार 48-49,000 वोटों से जीते। तो अगर निर्दलीय कोई इतने वोटों से जीतता है, तो कहीं ना कहीं जनता का प्रेम और जनता का विश्वास उनके ऊपर होता है। तो उसको देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ। चूँकि आप जैसा बता रहे हैं कि पिताजी का जो सामाजिक व्यवहार जी, क्षेत्र की जनता से था, उसमें आप जो एक तो आपने कब जाना शुरू किया, और जब आप पहली बार गए थे तो आपको के लिए क्या संबोधन मतदान वहाँ के लोगों का था? नहीं, मैं गया तो बहुत पहले भी हूँ क्षेत्र में, इलेक्शंस में भी कई बार गया हूँ, तो जब बहुत छोटा था तब भी गया हूँ। तो अब संबोधन तो देखिए, संबोधन तो मैंने कहा ना, अनुभव सब कुछ लेके आता है। अब पहले भाषण देने में समझ में ही नहीं आता था कि क्या बोलो, लेकिन धीरे धीरे आपको अनुभव होता है, आप सीखते हैं। पिताजी हमेशा कहते थे कि जो दिल में है उसको बोल दो, तो मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ। कई बार मेरी चीज़ गलत भी हो जाती कि मेरे दिल में जो है मैं साफ बोल देता हूँ। लोग कहते हैं कि राजनीति में अगर आप हो तो हर चीज़ दिल की नहीं, दिमाग से भी बोलो, ठीक है ना। लेकिन मेरे साथ ये कई बार चूक भी हो जाती, क्योंकि मैं सब दिल से ही बोल देता हूँ। तो कई बार लोगों किसी को खराब लग जाए तो उनसे बात करके उसको मनाने की कोशिश करता हूँ। गैर राजनीतिक यात्रा थी जो पारिवारिक दायित्व में पिताजी के निर्देश पर होती थी। कोई ऐसा कोई वाक्य याद आ रहा हो जब आप गए हो और जनता ने कुछ कहा हो, या आपको लगा हो कि यार ये अलग ही रिश्ता, कुछ ऐसी कोई वाक्य, कोई कहानी आपको याद? नहीं, ऐसा तो कई बार है। मैं बताता हूँ आपको, जब मेरे पिताजी मंत्री थे, तो हमारे विधानसभा पृथ्वीपुर के अलावा निवाड़ी विधानसभा में ओरछा के समीप एक गांव था, और वहाँ एक बुजुर्ग महिला थी, शायद मुखनी बाई या कुछ उनका नाम था, वो लोधी समाज से थी। तो मैं गांव में गया तो उनकी आदत, वो बड़ी गांव की जैसे महिलाएं कुछ होती हैं, तो बड़ी मुंहफट महिला थी, वो कुछ भी बोल देती थी। तो जब मैं गया तो उनको लगा पता नहीं कौन नेता क्या है, तो कुछ भी सुनने में आया। तो फिर कुछ लोगों ने बताया कि साहब ये ऐसी हैं, लेकिन बड़ी खास नहीं है, कुछ भी बोल देती हैं। तो मैंने जाके उनके पैर छुए, उनसे मिला और बताया तो उनके भाव एकदम बदल गए, उनने गले से लगा लिया और बड़ी प्रसन्न हो गई। तो फिर उन्होंने पुराने किस्से बताए पिताजी के। तो इस तरह के कई बार वाक़यात आते हैं जब पिताजी के बारे में लोग कहते हैं। मैं गांव में कई बार, आज भी कई बार जाता हूं, तो बुज़ुर्ग लोग कई हैं जो मेरी विधानसभा नहीं है, निवाड़ी विधानसभा के बुज़ुर्ग लोग हैं, तो वो भी कई बार जब उनको पता चलता है कि उनके बेटे हैं, तो वो पिताजी के बारे में चर्चाएँ शुरू कर देते हैं। क्योंकि आप 2021 के उपचुनाव में आपको परिस्थितिवश आपको मैदान में उतरना पड़ा, कितना बड़ा चैलेंज था और किस तरीके की दिक्कतें आई, और इतनी बड़ी पारिवारिक विरासत, आपके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी, आजीवन वो अध्यक्ष रहे, और आपके पिताजी की विरासत, फिर भी आप इतने महत्वपूर्ण चुनाव को हार भी गए। नहीं, निश्चित ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पिताजी के ना रहने के बाद उपचुनाव था। मेरी पार्टी, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने मेरे ऊपर विश्वास जताया था, और जब चुनाव लड़ने गया तो मुझे क्या, किसी भी कार्यकर्ता को ये विश्वास नहीं था कि वो चुनाव हम लोग हार सकते हैं, क्योंकि हर तरफ इतना प्यार था, इतना प्रेम था, लोगों की एक सहानुभूति भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन उस चुनाव में धीरे धीरे जब मैंने सामने वाली पार्टी का रूप देखा और जिस तरह से उन्होंने चुनाव को लड़ा, जब 11 सभाएं उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने वहाँ पर की, हमारे केवट समाज के एक गांव में रात में वो रुके, हमारे यहाँ एक अहरवार समाज का एक धामना गांव में कहीं भोजन करने जा रहे हैं, तो और उसके अलावा जो हमारे पोलिंग बूथ से एजेंट्स तक को उठा लिए गए, और हमारे भाई, कज़िन भाई हमारा, उसके ऊपर फर्जी केस बना दिया गया। तमाम तरह के दबाव, लोगों में प्रेशर, पॉलिटिक्स और बहुत सारी चीज़ें हुई, लोगों को फर्जी नोटिस दे दिए गए, तो इतना दबाव बनाया गया और अपार पैसा बहाया गया, तो दुर्भाग्यवश वो चुनाव में हार गया। नहीं, लेकिन जब आपने उपचुनाव लड़ा, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि सरकार ने ही वो चुनाव लड़ा था जी, आप अकेले थे या कांग्रेस भी आपके साथ थी? नहीं, कांग्रेस बिल्कुल साथ में थी। माननीय कमलनाथ जी सो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने भी पूरा प्रयास किया, कांग्रेस पार्टी साथ थी। नहीं, उतनी शिद्दत के साथ थे जितनी शिद्दत के साथ। देखिए, इस बात का फ़र्क आपको भी मानना पड़ेगा कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, 3 सीटों पे उपचुनाव हो रहे थे उस वक्त, और मेरा मानना है कि पृथ्वीपुर सबसे ज़्यादा टारगेट पे थी उस वक्त, क्योंकि पृथ्वीपुर, अगर उसके पहले लोग जब बता रहे थे सर्वे में भी, हर चीज़ में, तो पृथ्वीपुर
एक तरफा जीत वहाँ पे सभी लोगों के सामने से बताया जा रहा था। तो उनका टारगेट था कैसे भी कि पृथ्वीपुर चुनाव को निकालना, और उस वक्त ऐसी परिस्थितियां भी बन गई थी, लोग कहते थे कि साहब अगर ये उपचुनाव में अगर बीजेपी हार गई तो शिवराज जी की कुर्सी भी डगमगा रही है, उस पर डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने और उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने पूरी ताकत वहाँ पर झोंक दी थी कि कैसे भी ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जीतना चाहिए, और उसका लाभ भी उनको मिला। हालांकि उसमें मेरा आज भी मानना है कि अगर ईमानदारी के साथ और निष्पक्ष रूप से अगर वोटिंग होती तो भी वो चुनाव मैं ही जीतता। एक उपचुनाव हो, वो भी एक परिस्थिति ऐसी हो कि आप उस चुनाव में तो सहानुभूति की स्वाभाविक रूप से अपेक्षा की जाती है। जब आप चुनाव हारे तो आपके मन में क्या था? कि राजनीति से खिन्नता थी, मतदाताओं के प्रति रोष था, या आपको मालूम था कि सिर्फ सरकार ने किया? आप किस तरीके का फील कर रहे थे? नहीं, जब देखिए कोई भी चुनाव, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ता है वो चुनाव लूज़ करता है जी, और ऐसा चुनाव लूज़ कर जाए जो उसको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि वो चुनाव जीत जाए जी, तो उससे एक हताशा तो एकदम से आती है। मैं भी निराश हुआ था, मेरे परिवार के हमारे वरिष्ठ, हमारी माताजी, हमारी पत्नी, हमारे चाचा चाचियाँ, भाई सब निराश हुए। लेकिन फिर हम लोगों ने बैठ के चर्चा भी की कि ये चुनाव जनता ने तो जिताना चाहा, लेकिन किसी न किसी तरीके से प्रशासन ने उस चुनाव को हरा दिया। लेकिन 2023 का चुनाव हमें मालूम था कि वो सामान्य चुनाव है, कितनी भी ताकतें लगाएंगे तो वो उपचुनाव वाली बात उसमें नहीं रहेगी। तो हम सब ने उसी तरह से कोशिश की और फिर इस बात को ध्यान रखा कि स्वर्गीय पिताजी जब अपना पहला विधानसभा का चुनाव लड़े थे 1990 में, तो वो चुनाव वो भी हारे थे और लगभग इसी तरह की परिस्थितियां उनके सामने भी आई थी। लेकिन उन्होंने वापसी की और 93 में चुनाव वो जीते, पहली बार विधायक बने। तो वो भी बातें दिमाग में थी। पूरा संघर्ष किया, क्षेत्र में लोगों के बीच में लगातार संपर्क में रहा और जनता ने भरपूर आशीर्वाद 2023 में दिया। आपने बातों बातों में एक बात बताई कि आपके पिताजी का भी जो चुनावी कैरियर है वो हार से ही शुरू हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जो है कद्दावर नेता के रूप में, तो क्या आप बिल्कुल उसी ट्रैक पे ही मंत्री भी बनेंगे? इसका मतलब अगर देखिए ये तो कहना मेरे हाथ में नहीं है। मेरा तो जो मुझे सेवा का भाव और जनता की सेवा की जो जिम्मेदारी मिली है, मैं उसका निर्वहन हमेशा करता रहूँगा। यही मांगता हूँ। अब मंत्री बनना नहीं बनना, बनाना, ये सब तो हमारे वरिष्ठ नेताओं के ऊपर है। मेरा काम जनता की सेवा करना है, जिसको मैं आजीवन करता रहूँ। 2023 का जब विधानसभा चुनाव आया, चूँकि आप 2021 का एक चुनाव हार भी चुके थे, आपने कुछ विशेष रणनीति बनाई थी या पूरी तरीके से आश्वस्त थे उस 2 साल में जो आपने जनता के बीच में रहे थे? कोई रणनीति नहीं थी। स्वर्गीय पिताजी हमेशा जनता के कनेक्शन में रहते थे, जनता के बीच में रहते थे और अपनी तरफ से वो हमेशा कहते थे कि आप अपने दिल से अच्छा करने का प्रयास करो, जिसको मैंने कोशिश की कि मैं दिल से किसी का दिल ना दिखाऊं और अब सेवा भाव में लगा रहूं। वही रणनीति थी। और मेरा मानना है कि जब आप किसी के बारे में दिल से सोचते हैं तो सामने वाला भी आपके बारे में दिल से ही सोचता है, और आप किसी के बारे में अगर दिमाग से चलेंगे तो सामने वाला भी समझदार है, वो भी दिमाग से काम करता है। तो मैं दिल से सोचता हूँ, दिल से कार्य करता हूँ और आज भी दिल से ही करता हूँ। चलिए, अब चूँकि आप विधायक बन गए, आपके विधायक बने हुए 3रा साल चल रहा है ये जी। आप विपक्ष में भी हैं जी। कौन कौन सी मुश्किलें एक तो आपको आती हैं यदि विपक्ष में है, और दूसरा आपने अभी पृथ्वीपुर में ऐसा क्या कर दिया जिसको लेकर आप कह सकते हैं कि मैंने 3 साल में कुछ तो किया है? विपक्ष में जब आप विधायक होते हैं तो चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं। आप भी इस बात को समझते हैं, क्योंकि सत्ता दल में जो बैठे राजनीतिज्ञ होते हैं ऊपर, वो आपका सहयोग उस तरह से नहीं करते। प्रशासनिक आपको कई चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि प्रशासन भी आज के समय में तो प्रशासन बिल्कुल ही जो सत्ता पक्ष है उसी के हिसाब से कहीं ना कहीं डर के समझ के जो भी है वो कार्य करते हैं। तो आपके लिए चैलेंजेस बड़े होते हैं कि आप कैसे जनता के बीच में उनके कार्य करा सकें। मैंने इन 2.5 वर्षों में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जो भी विकास कार्य मैं कर सकूं, और काफ़ी हद तक अगर हम सड़कों की बात करें, कई हमारे विधानसभा क्षेत्र में सड़कें स्वीकृत हुई हैं, कई अन्य कार्य भी हुए हैं, लेकिन कई चीज़ों में निराशा भी है। आज अगर हम बात करें भ्रष्टाचार की, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि हमने तो भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ दिया है, लेकिन मेरा मानना है कि आज की तारीख में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आप कहीं भी चले जाइए, ज़रूरत से ज़्यादा करप्शन है और उसकी भरमार है। तो बहुत सारे चैलेंजेस इस दिशा में होते हैं। किसी का नुकसान कर देना ये राजनीति सही नहीं है। हमें हमारी अपने यहाँ की पिताजी कहते थे कि अपनी लकीर को बड़ा करो,
दूसरे की लकीर छोटी मत करो। तो मैं उसी पैटर्न पे चलने पर विश्वास रखता हूँ। लकीर बड़ी करने का काम मुझे करना है। हम जितने भी युवा विधायकों से मिलते हैं उनके एक तो वो तकनीकी के बहुत जानकार होते हैं जी। आप भी युवा हैं, किस तरीके के नवाचार और तकनीकी का किस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं कनेक्टिव? देखिए, मैं बुंदेलखंड से आता हूँ। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या बहुत लंबे समय से है, आज भी है, वो है कि हमारे यहाँ रोज़गार की व्यवस्थाएं बहुत कम हैं। लोग पहले तो शिक्षित नहीं थे, अब अच्छी बात है कि लोग कम से कम अपने आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करने पे ध्यान दे रहे हैं, जो और ज़्यादा देना चाहिए। क्योंकि अगर हम शिक्षा पे ध्यान नहीं देंगे तो आने वाला भविष्य किसी का भी बेहतर नहीं हो सकता। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से भी आह्वान करूंगा कि जो लोग भी अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, वो ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि जब बच्चा शिक्षित होगा तभी अपने भविष्य बेहतर कर पाएगा। तो और जो शिक्षित हैं उनको भी रोज़गार की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, उनको वो भटकते हैं, दर दर भटकते हैं, नौकरियां नहीं मिलती। कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि पे आधारित लोग हैं। खेती किसानी में फसल कई बार बारिश ज़्यादा हो गई, पाला पड़ गया, कहीं ओले पड़ गए, सूखा पड़ गया, फसल बर्बाद हुई, लोगों के पास कोई काम नहीं। तो पलायन करके जो पढ़ लिख के जो नौकरी मांगने वाला है वही पलायन करके बाहर जाता है, दिल्ली, बम्बई, गुजरात जाता है। जो किसान है उसको जब उसकी खेती बर्बाद हो जाती है तो भी वो बाहर जाता है और काम करने के लिए। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं होती हैं। तो मेरा सबसे पहला जो मैंने इस बात को देखा, इस पे पिताजी भी इस पे प्रयासरत रहते थे और कई चीज़ें तो वो पाइपलाइन में ऑलरेडी डालकर छोड़ गए थे, जिसको मैंने पकड़ा और मैंने प्रयास किया कि हमारे बुंदेलखंड में, हमारे ज़िले में कई ऐसी जगह हैं, ऐतिहासिक धरोहर हैं, कई चंदेलकालीन तालाब हैं, कई जगह हैं जहाँ पर्यटन की असीम संभावना है, ऐतिहासिक धरोहर हैं जिस पर सरकार का इससे पहले ध्यान नहीं गया था। क्योंकि कांग्रेस की सरकार पहले भी रही और तो ये सब चीज़ें पहले एक्सप्लोर क्यों नहीं, कि व्यवस्थित प्लान क्यों नहीं बना कभी बुंदेलखंड के साथ? नहीं, देखिए, कांग्रेस की सरकार कब रही आप बताइए ना। आज 24 साल तो हो ही गए, अब 1.5 साल की सरकार को तो अब सरकार मानेंगे नहीं। पहले भी नहीं, उस ज़माने में और आज में बहुत फ़र्क आ गया। देखिए, उस ज़माने की पॉलिटिक्स के बारे में चूँकि मैं खुद ही जब उतना होश नहीं संभाला तो मैं क्या उसमें बोल सकता हूँ। तो लेकिन मेरा मानना है कि अगर जो अवेयरनेस, टूरिज़्म के प्रति अवेयरनेस है तो वो आज मुझे लगता है ज़्यादा है और अब आज कार्य करना चाहिए। क्योंकि अब जो बीत गया वो तो बीत गया, पर आज मुझे लगता है कि आवश्यकता है सरकार इस दिशा में काम करे। कुछ हद तक काम कर भी रहे हैं, लेकिन और बेहतर करने की आवश्यकता है, क्योंकि बुंदेलखंड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल मिल सकती हैं लोगों को। आपने बताया कि राम राजा लोक बनाने की प्लानिंग कमलनाथ सरकार के समय थी, हो रही थी जी। अभी जो सरकार कर रही है उस कितना अंतर है और क्या आप उसमें कमी देखते हैं, उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है? नहीं, अभी सरकार काम कर रही है, ओरछा में भी काम हो रहा है, लेकिन जैसे कुछ चीज़ें आती हैं, मैंने इस बात को विधानसभा में भी उठाया था कि हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसके साथ छेड़छाड़ भी नहीं होनी चाहिए। आपको राम राजा लोक का काम करना है, आपको टूरिज़्म को बढ़ाना है, लेकिन जो हमारी पुरातत्विक जो पुरानी धरोहर है उनके साथ कोई ऐसी छेड़छाड़ भी नहीं हो कि उसका पुरातत्विक स्वरूप जो है हाँ, उसके साथ छेड़छाड़ ना हो। बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा क्षेत्र भी रहा है और आपकी केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार तब बुंदेलखंड पैकेज भी जो आया था जी, लेकिन उस पैकेज का उतना फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया जी। आप क्या देखते हैं उसमें, कहाँ कमी रह गई थी? नहीं, निश्चित ही अच्छा खासा पैकेज उस वक्त आया था, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हुआ और वो ज़मीन तक उसका लाभ लोगों को नहीं मिल सका। मेरा मानना है कि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस भारतीय जनता पार्टी के राज में कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होना, क्योंकि आज भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो चुका है। में आपकी सरकार थी, पैसा आपकी सरकार ने रिलीज़ किया था, मॉनिटरिंग तो आप लोग कर सकते थे। नहीं, लेकिन जब पैसा रिलीज़ हुआ लेकिन वो ठीक तरीके से उस वक्त काम नहीं हो पाया और उसके बाद फिर सरकार बदल गई, और एक बार जब सरकार बदली तो फिर तो माहौल एकदम बदल गया। आप सब ने देखा कि तो मेरा मानना है कि उस वक्त ऐसा नहीं है, जब पैसा जिस नीयत से दिया गया था आगे उसका, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि उस तरीके से काम फिर नहीं हो पाया और सरकार बदल गई, फिर तो बिल्कुल ही काम उसमें नहीं हो पाया। बड़ी योजना, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान बुंदेलखंड का ही इसमें हुआ कि बुंदेलखंड को जो लाभ मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिल पाया। एक और बहुत बड़ी योजना जो अभी चर्चाओं में है, केन बेतवा नदी लिंक परियोजना जी, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? कितना बड़ा इससे जो है प्रभाव पड़ेगा आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में? केन बेतवा लिंक परियोजना में अगर ईमानदारी से काम होगा, किसी भी योजना में अगर ईमानदारी से काम होगा
जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं, ईमानदारी से काम होगा तो उसका लाभ मिल सकेगा। अगर भ्रष्टाचार के भेंट वो भी चढ़ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। मेरा मानना है कि आज जो सरकारें हैं वो दिखावा ज़्यादा करती हैं, इवेंट बहुत होते हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट्स बहुत दिखेंगे, लेकिन ज़मीन पे काम कम होता है। आपको सामने दिखाया जाएगा कि सब कोई किसी को कोई परेशानी है ही नहीं, लेकिन ज़मीन पे लोग आज भी परेशान हैं और प्रेशर में है, उन पर ऊपर दबाव बनाया जाता है। अगर कोई विपक्ष का आदमी बात उठाने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है। जब आप खाली रहते हैं जी, तो आप क्या करना पसंद करते हैं? नहीं, वैसे तो देखिए खाली बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में मौका नहीं मिलता है, बट खाली कई बार रहता हूँ तो फैमिली के साथ भी रहता हूँ। कभी फैमिली के साथ कहीं खाने के लिए चले गए, कभी मित्र लोगों के साथ बैठ गए, कुछ अपनी बातें शेयर कर ली, कुछ उनके आइडिया शेयर कर लिए, कभी टेलीविज़न देख लिया। हमको ये भी बताया गया, बल्कि हमको ये जानकारी है कि आपने पारिवारिक बिजनेस को देखने के लिए ही जो है होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। हाँ बिल्कुल, मैंने अपने स्कूलिंग के बाद मैंने एक फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड एक कोर्स भी किया, होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया और अपना व्यवसाय भी देखा। और पॉलिटिक्स में आने के बाद कई बार अपने व्यवसाय के प्रमोशन के लिए देश में भी और विदेश में भी कई जो सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वो मैंने अटेंड की। तो और हमेशा प्रयास यही किया, पिताजी भी कहते थे कि अगर व्यवसाय अपना बढ़ाना है, ओरछा में बढ़ाना है, तो सिर्फ अपने व्यवसाय को बढ़ाने के बारे में मत सोचो, बात उस जगह की करो, उस क्षेत्र की करो। तो मैंने जब प्रमोट किया तो सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ होटल को प्रमोट किया, मैंने हमेशा डेस्टिनेशन को प्रमोट किया, ओरछा को प्रमोट किया, राम राजा की नगरी के नाम से प्रमोट किया, हेरिटेज कल्चर सेक्टर के नाम से प्रमोट किया, और उससे लगा हुआ खजुराहो है, तमाम है, तो वो एक आइटनरी बना के, जैसे कैसे राजस्थान से टूरिस्ट को ओरछा लेके आना है, कि अगर हम जयपुर से लेकर आते हैं तो आगरा, ग्वालियर, ओरछा, खजुराहो, आगे बनारस, पूरा इस तरह से ले जाएं। हाँ। अगर हमें रणथंभौर से लाना है तो शिवपुरी लेके आएंगे, फिर ओरछा लेके आएंगे, और ये फिर बहुत आगे अच्छा विजन है, तो बिल्कुल। इस तरह से काम किया, और कि उसका फ़ायदा डेस्टिनेशन को भी मिले और आसपास के कई लोग एरियाज़ में हो। क्योंकि आप कभी भी एक जगह को प्रमोट नहीं कर सकते, जब आप पूरे सेक्टर को और पूरे आसपास उसका कनेक्शन ठीक बनाएंगे तभी वो जगह प्रमोट होगी। तो उस दिशा में काम किया। होटल व्यवसाय में तो स्वाभाविक रूप से कुछ खाना बनाने की रुचि भी आ जाती है, आप में है वो रुचि? कि देखिए, खाना बनाने की रुचि से ज़्यादा खाना बनवाने की रुचि है। वाह, है ना। पर आज अब क्या है, अब थोड़ा होटल से ज़्यादा, मैंने कहा ना कि पहले होटल में होता है कि एक स्लोगन चलता है कि अतिथि देवो भव, कि जो अतिथि आते हैं उनका पूरा मेहमान नवाजी में कोई कमी न रह जाए। और आज स्थिति है कि जनता देवो भव, तो अब जनता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहिए, उस दिशा में काम करता हूँ। तो सेवा भाव तो उसमें भी था और इसमें भी है। आप क्रिकेट भी खेलते, क्रिकेट के प्रति आपकी रुचि जाए, तो आप बैट्समैन है, बॉलर है, क्या हैं? नहीं, क्रिकेट बहुत खेला मैंने, पर जब खेला तो बैटिंग भी की, बॉलिंग भी की, फील्डिंग भी की। तो अब उसको क्या बोलेंगे आप, ये तो नहीं कह ऑलराउंडर है, सकते, मतलब आप ऑलराउंडर ही कह सकते हैं। पर मैं क्रिकेट के साथ साथ मैंने बैडमिंटन भी बहुत खेला, बैडमिंटन भी मेरा पसंदीदा खेल रहा, मेरा टेबल टेनिस भी मैंने बहुत खेली। तो ये सब मेरे बड़े पसंदीदा खेल रहे हैं। तो खेलना दोबारा, रीडिंग का भी आपको बहुत शौक? रीडिंग भी करता हूँ, कभी कभी रीडिंग भी करता हूँ। बिल्कुल, पुराने जो, चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, उनकी बायोग्राफी, उनकी लिखी हुई किताबें, उस पर कभी कभी पढ़ता हूँ। साथ ही साथ यूट्यूब पे भी कई बार, अगर हम बात करें रिलीजियस में भी कई बार मेरा इंटरेस्ट है, वो भी कई बार मैं देखता हूँ। फिल्में देखने का भी शौक है? हाँ, फिल्में भी कभी कभी देखता हूँ मैं। क्रिकेट मैच देखना, आजकल IPL चल रहा है, वही कभी कभी जब टाइम होता है वो भी देखता हूँ। हम द एडिटर्स टॉक के इस आखिरी पड़ाव पे हैं जी। तो मैं कुछ नेताओं के नाम लूँगा और आप उनको एक लाइन में जो है अगर बता पाएँ कि उनकी क्या खूबी है या क्या कमी आपको नज़र आती है। जी। राहुल गांधी। राहुल गांधी जी में जो जुनून है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो जुनून आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएगा और उनको बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएगा। प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी जी में जो सरलता है और बात रखने का जो अंदाज है, वो निश्चित रूप से आज ज़रूरत है कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उसका पालन करे, कि जिस तरीके से वो अपनी बात को रखती हैं, जिस मिठास के साथ और खूबसूरती के साथ रखती हैं, वो हर किसी को सीखना चाहिए। कमलनाथ। कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं, और हमेशा उनका एक अलग अंदाज रहा, दिल के साफ, और जो कहा वो किया, और अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटे। दिग्विजय सिंह। उन जैसा दृढ़ संकल्प हर किसी में होना चाहिए, जज्बा हर किसी में होना चाहिए। जो हिम्मत, जो जज्बा उनके अंदर है, मुझे लगता है कि आज नौजवानों को उनसे सीखना चाहिए कि इस उम्र में भी जो मेहनत वो करते हैं, नर्मदा की यात्रा उन्होंने की,
वो एक सब कुछ सीखने की बात है, और दिग्विजय सिंह जी से ज़्यादा दृढ़ संकल्प मैंने किसी में नहीं देखा। विरोधी पार्टी के हैं, पर वो चूँकि बुंदेलखंड की बड़ी नेता है उमा भारती जी भी जिस परिवेश से वो निकल कर आई और उन्हें इतना नाम बुंदेलखंड का रोशन किया, निश्चित ही सबको सीखना चाहिए। वो जिन आदर्शों पे चली और आगे बढ़ के उन्होंने अपने गांव का, पूरे बुंदेलखंड का नाम बढ़ाया, ऐसा प्रयास सबको करना चाहिए। आखिरी में डॉक्टर मोहन यादव जी की जो मुस्कुराहट है वो मुझे सबसे अच्छी लगती है, और मेरा मानना है कि जीवन में राजनीति करनी है तो सबको मुस्कुराहट बहुत ज़रूरी है। सबको उसी तरह से मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा समस्याओं का निराकरण मुस्कुराहट ही कर देती। तो ये थे युवा विधायक नितिन सिंह राठौर, जिनसे हमने खुल के बात की उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उनकी जो है राजनीतिक विरासत के संबंध में, और उनकी क्या प्लानिंग है, किस तरीके से वो अपने क्षेत्र को किस रूप में देखना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।